नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन से और अखबारात से भी कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं लॉकडाउन को ख़त्म करने के हवाले से, मार्केट्स को खोलने के हवाले से, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद उनमें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी और तुंदी हमें नज़र आती है। ये भी याद रहना ज़रूरी है, याद दिलाना कि कल वफाकी हुकूमत की तरफ से एक दिन पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सिंध के एडवोकेट जनरल ने ये इस्तदा भी अदालत से की थी, अदालत उज़्मा से, कि मेडिकल एक बोर्ड जो है इन्फेक्शस डिजीज़ के एक्सपर्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक कमेटी या बोर्ड जो है वो बिठा दिया जाए जो इन साइंटिफिक मामलात को देखे। लेकिन अदालत उज़्मा ने अपनी दांस में, अपनी इन्फिनिट विज़डम में इस सजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माहौल में सिंध और वफाक के दरमियान में खासी तलखी जो है पाई जाती है। ताहम वफाक के और मेन अपोजिशन पार्टी PMLN के भी कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है। जब अब से एक दिन पहले पाकिस्तान के नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब ने बाकायदा बहुत ही बाशगाफ अल्फाज में, वरना उनका जो टोन और मैनर है वो इतना सख्त होता नहीं, लेकिन बहुत ही सख्त अंदाज में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को वो वॉच लिस्ट पे भी हैं, उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पे भी डाला जा सकता है, और शहजाद अकबर साहब की इससे पहले की जो स्टेटमेंट्स और क्लेम्स हैं उन्हें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने दोहराया ये कह के कि हमारे पास इस किस्म के शवाहिद हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बच नहीं सकते। सो यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ, बहुत ही भरपूर ओपिनियन मेरे साथ आज है दोनों जमातों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी और PMLN की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं। वेरी वॉर्म वेलकम टू जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब के साथ ही मुझे ज्वाइन कर सकेंगे बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब जो PMLN के लीडर हैं, PMLN के मेंबर नेशनल असम्बली हैं सरगोदा से, और उन्होंने NFC अवार्ड के हवाले से जो पिटिशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां NFC अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट पे 12 मई का वफाकी हुकूमत का जो फैसला है उसे जो चैलेंज किया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, उसमें जो को चैलेंजर हैं पिटिशन फाइल करने में, उसमें भी बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब जो हैं उसमें शामिल है। सो वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। फवाद चौधरी साहब से कि मैं बात का आगाज़ कर सकूं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, ये एकदम जबकि कोरोना के हवाले से मामलात में पहले ही सिंध के साथ इतनी तलखी थी, क्या वजह है कि आपकी हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख जो है, धाने जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ खोल दी? इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में कोई ख़ास इसमें कोई इजाफा हुआ है या कमी हुई है। ये तो वही मामलात हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, और ये जो मामलात हैं इसके मुताबिक ही जो है वो बात हो रही है। एहतसाब की बात के ऊपर पहले भी एक एम्फेसिस रहा है हुकूमत का और PTI का, वो एम्फेसिस जो है वो अब भी जारी रहेगा। और जो PMLN की पॉलिटिक्स का फ्रेंकली को बड़ा नुकसान इस वक्त इमरान खान के लिए चैलेंज तो कोई नहीं है। जो अगर आप एक तज्जिए के एतबार से देखें तो PMLN इस वक्त कोई वफाकी सतह के ऊपर या पाकिस्तान में बड़ा पॉलिटिकल रोल प्ले करने की पोजीशन में ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के जो सियासी पार्टी के स्ट्रक्चर्स, इनमें जो लीडर है वो पार्टी से बड़ा होता है, और जब भी लीडरशिप तब्दील होती है पार्टीज के अंदर, उनके अंदर एक अपनी घमसान की जंग शुरू होती है। PMLN इस वक्त उस घमसान की जंग से जो है वो गुजर रही है। वो जब तक अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप का फैसला नहीं होता, वो कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान के लिए या PTI के लिए। सो ये कहना कि उनका कोई फर्क पड़ेगा बयान से आने जाने से या कुछ, उनका मेरा नहीं ख्याल कौमी सियासत में इस वक्त PMLN कोई बड़ा रोल प्ले करने की पोजीशन में है। जब वो अपनी लीडरशिप का रोल तय कर लेंगे, उनका पता चल जाएगा कि लीड शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम नवाज कर रही हैं, शाहिद खान ने करना है, किसने करना है, और मोहसिन रांझा साहब को भी पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप के साथ उन्होंने अपना वजन डालना है, फिर वो कौमी सियासत में अपना कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में होंगे। सो अभी मेरा नहीं ख्याल PMLN को इसी पोजीशन में है। अच्छा, मैं मोहसिन रांझा साहब की तरफ तो आता हूँ, लेकिन एक सवाल काउंटर ये है कि आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की और PMLN का ही कोई रोल नहीं आपको नेशनल पॉलिटिक्स में नजर आता, शहबाज शरीफ साहब का नहीं,
फिर क्या वजह है कि गुज़िश्ता 3 दिन में पहले शहजाद अकबर साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कर दी, उन पे, उनके ख़ानदान पे, उनकी जो औलाद है उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब इस किस्म के शवाहिद आ गए हैं कि इनके बचने के कोई चांस ही नहीं। हालांकि ये बातें वो पहले भी दोहरा चुके हैं और अभी तक बहुत से ऐसे हैं शरीफ ख़ानदान के लोग जैसे हमजा हैं, उनके खिलाफ गालिबन अभी तक रेफरेंस फ़ाइल ही नहीं हुआ। तो रेफरेंस फ़ाइल होना जो है वह मेन चीज़ है। फिर उसके बाद उस पर बात नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने भी पॉइंटेडली शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि जनाब वो तो हुकूमत और इलेक्शन करवाने की बात है। तो शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा कम अज़ कम बहुत हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने उनके इशू को एड्रेस किया। अगर वो इस लेवल पे स्टेज पे अहम नहीं है फवाद चौधरी साहब, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एहतसाब का अमल है उसमें ये जो नए केसेस खोलना है इसकी कोई फ्रेंकली बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जो केसेस पहले शहबाज शरीफ साहब पे, नवाज शरीफ पे हुए, उन्हें कंक्लूड होना चाहिए। और देखिए 2 साल के बाद ये जो इम्पोर्टेंट बात ये है जिससे पीटीआई का वर्कर हो, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कह सकता हूँ, हाँ, जो मायूसी है वो ये है कि ये सारे 2+2 के केसेस हैं। फ्रैंकली ये इनके ऊपर एक भी, ये कहते हैं जब आके कि हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई की गई है, या ये कहते हैं कि ये केसेस जो हैं वो सही नहीं बने हुए, ये बिल्कुल झूठ है। उसकी वजह यह है कि जो केसेस भी नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ पे और इनके ऊपर बने हैं वो बिल्कुल सच्चे केसेस हैं। और प्रॉब्लम ये है वो कंक्लूड नहीं हो रहे। वो जो भी कंक्लूड नहीं हो रहे उसमें नैब का कसूर हो, किसी का कसूर हमारे साथ लगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपकी इजाजत से कंक्लूड करना चाहता हूं। पहले देखें, पीटीआई के वर्कर की हैसियत से, पाकिस्तान के सिटीजन की हैसियत से मेरा इंटरेस्ट 2 है। एक तो ये कि जो इल्जामात हमने लगाए हैं, हमें पता है कि वो इल्जामात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो इल्जामात या कंक्लूड होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं आए। अगर नहीं आए तो उसकी क्या वजह है? ये केसेस कंक्लूड क्यों नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये 2 सवालात का जवाब मैं भी यही काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैं जरा बैरिस्टर शाहनवाज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ भी आता हूं। ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर ये केसेस सच्चे हैं जैसे कि आप समझते हैं, तो फिर अदालतों में जाके ये स्टिक क्यों नहीं करते? इस पे हम फिर आते हैं। लेकिन बैरिस्टर मोहसिन राना साहब, ये जो पीटीआई की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत की बातों से ऐसा लगता है कि उनको खतरा है कि शहबाज शरीफ साहब जो थोड़ा चंद हफ्ते पहले ही बरतानिया से वापस आए हैं, वो मुल्क से फरार होने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि पीटीआई के मिनिस्टर बाशमूल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी और दूसरे मिनिस्टर भी अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, यानी शेख रशीद ने कहा है, फ्रांस रेलवे मिनिस्टर ने, कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वॉच पे भी हैं और उनको नो फ्लाई लिस्ट पर डाला जा सकता है, बिकॉज खतरा है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से बाहर निकल जाने की कोशिश करेंगे। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक वाज़िया बता दूं कि देखें, जो यहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, तो उस चीज़ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उन्होंने बाहर जाना होता वापस, तो वो आते ही क्यों? और अगर वो अब आ गए हैं और वो मुकदमात का भी सामना कर रहे हैं, वो अदालत में भी जा रहे हैं, वो उसके बाद नैब की तफ्तीश में भी हिस्सा ले रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बातें हो रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो पाकिस्तान का जो सरकारी ख़जाने का जो पैसा है वो ज़ाया किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं, पीआईडी के वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं। और एक शहजाद अकबर साहब की घिसी पट्टी कहानी, ये बेकार है, ये क्यों कहते हैं? 2 साल से सुन रही है, वही घसी पट्टी कहानी हम सारे सुन रहे हैं और वही चीज सामने आ रही है। अभी तक अगर कोई चीज है तो अदालत में जाएं। आप कह रहे हैं कि बेकार एक्सरसाइज है, तो ये क्यों कर रहे हैं फिर? ये अगर ये एक्सरसाइज बेकार है बैरिस्टर साहब, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं बार बार ये एक्सरसाइज? ये 2+2 4 वाली बात की है आपने डॉक्टर साहब। ये सबको पता है, आटे चीनी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब आटा चीनी की जो रिपोर्ट है वो हुकूमत की अपने सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आज आप देखें, नूरुल हक कादरी साहब के ऊपर भी नैब ने इंक्वायरी खोल दी है। आने वाले वक्त में हुकूमती कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये वो कार्रवाइयाँ हुकूमत को होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आई वॉश के तौर पे फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर एक सिलसिला चलाया गया है, जो मैं समझता हूँ कि असल में आवाम की तवज्जो, और दूसरी साथ में कोरोना की भी सूरत हाल है। कोरोना के मामले में गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रंट लाइन पे आ चुकी है। और बल्कि मैं तो आज फवाद साहब को देख रहा हूँ, मुझे इनके चेहरे पे नूर नज़र आ रहा है
पहले इनको रोज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बैठ के झूठ को सच करना पड़ता था। अब देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मिनिस्ट्री अपनी चला रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये आजकल उन वुज़रा में है जो वाकई काम कर रहे हैं। चंद एक वुज़रा हैं, मैं तो इनको बल्कि कहूंगा कि थोड़ा सा काम का तरीका वज़ीर आज़म साहब को भी सिखा दें और बुज़दार साहब को भी सिखा दें। और ये जो बाकी सिलसिला हुकूमती नुमाइंदों का है वो तो झूठ बोलना है, हुकूमत को बेजा दफा करना, हुकूमत की सारी गलतियों के ऊपर पर्दा डालना। शिबली फराज साहब, जरा अहमद फराज साहब के बेटे, जरा फवाद साहब को आने दें इसमें। मैं उनको जब देखता हूं कि वो किस काम पे लग गए तो मुझे खुद यकीन करे बड़ा अफसोस होता है। जरा फवाद चौधरी साहब का इस पे मुझे रिस्पांस लेने दीजिए। फाचा साहब, एक बात तो बैरिस्टर शाहनवाज साहब ने बड़ी ऐसी की जो दिल को लगती है कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा फरार होना होता, वो डर रहे होते केसेस से, तो वो चंद हफ्ते पहले ही तो बाहर से आए हैं इतनी देर रह के, वो क्यों यहाँ से फरार होंगे? ये क्यों कह रहे हैं शिबली फराज साहब कि उनको नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा सकता है, वो वॉच लिस्ट पे हैं? क्यों कह रहे हैं शेख रशीद इस किस्म की बातें? क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो मौसम कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने वापस जो है जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये तो जब भी फरार हुए हैं उनसे पहले उन्होंने यही बातें करी हैं कि ये तो बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, ये तो यही होंगे। आप अगर कोई याद होगा 2002 में जब सऊदी अरेबिया की डील होने से पहले जो नैरेटिव था PMLN का, वो भी यही था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम यहाँ मुकाबला करेंगे। वोट को इज्जत दो वाला जब नारा लगा रहे थे उस वक्त भी जो है वो यही नैरेटिव था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम यही हैं। उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब का आया, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बाहर चले जाएं, तो वो सारे तो ये इतनी दफा ये कह के बाहर चले गए कि अब तो ये बात इनको करनी ही नहीं चाहिए। लिहाजा ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जाएंगे और वापस आएंगे, ये देखिए इसके कोई चांसेस नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो आएंगे या जाएंगे, या ये वो उनकी डील पे डिपेंड करता है। क्योंकि PMLN ने अपनी सारी जो पॉलिटिक्स की है अपने पैदाइश से लेकर के अब तक, वो सारी डील की पॉलिटिक्स ही की है। तो वो जाहिर है कि अपनी डील की देखेंगे, अगर उनकी डील बनती है तो सही है, नहीं बनती तो वो फिर वापस नहीं आएंगे, बड़ी सिंपल बात है। और इसलिए ये लेकिन ऐसा क्या ढूंढ लिया आपकी हुकूमत ने जो अब तक नहीं ढूंढ पाए थे 2 बरस में कि शहबाज शरीफ साहब उससे खौफजदा होकर यहाँ से फरार हो जाएंगे? ऐसा क्या ढूंढ लिया? नहीं, वो पहले वाले देखिए, मैं एक बात के ऊपर जो है ना, मैं फ्रेंकली आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये जो हमारे प्रोसिक्यूशन का मामला चल रहा है, आप देखिए लोगों का एतमाद उठ जाता है जब हम ये देखते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो कंक्लूड नहीं हो पाते। उसकी जो भी वजह हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी प्रोसिक्यूशन हो, आप जब एक हाई प्रोफाइल केसेस जब इस तरह के दायर करें और वो रिजल्ट ना ओरिएंटेड ना हो, फिर उससे लोग जो है उनका एक हुकूमत से, निज़ाम इंसाफ से और एक आ जाता है कि यार ये क्या तमाशा लगा हुआ है, रोज इतना हाई प्रोफाइल केस है, हम इतना 3 साल वो पैनामा में बोल बोल के थक गए, आखिर में आके मरियम नवाज का पता चला कि जो उनकी जो जिसके ऊपर उनका सारा केस था कि उन्होंने वो झूठी डीड पेश की, पता लगा उसका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। तो आप देखें ना, अगर इस तरह से प्रोसिक्यूशन होनी है और इस तरह से अपना जो है वो लोगों ने अपना इनकंक्लूसिव रहने हैं केसेस, फिर तो प्रोसिक्यूशन को इफेक्टिव बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट अगेन ट्रिकी सिचुएशन है कि नैब का जो इदारा है वो कोई भी इदारा हमारा बनाया हुआ नहीं है, सारा PMLN और पीपल्स पार्टी का तश्कील दिया हुआ इदारा है। चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक एक भी भर्ती हमारी नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई केसेस की, ना हमारे दौर में शुरू हुए, ना हमारे इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन उनका अपना है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लॉ की जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम करते हैं, उसमें जब तक पोजीशन और साथ ना हो वो लॉ अमेंड नहीं हो सकता। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बट अच्छा, जरा ब्रेक से पहले बैरिस्टर साहब को बैरिस्टर साहब को आने दीजिए ब्रेक से पहले। बैरिस्टर साहब, एक बात बड़ी चुप्ती भी फवाद साहब ने की है। वो कहते हैं कि तारीखी तौर पे देखा गया कि शरीफ खानदान के जो फैसले होते हैं, जैसे दिसंबर 2000 का जो फैसला था, वो कभी किसी को पता नहीं होता, उनकी पार्टी मेंबरान को नहीं पता होता। पार्टी मेंबरान दिसंबर 2000 में भी चौधरीज को नहीं पता था कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ क्या फैसला कर रहे हैं सऊदी अरब जाने का। वो कहते हैं आपको पता ही नहीं होता वो फैसले क्या करते हैं। देखिए, जहाँ तक उनका फैसलों का ताल्लुक है तो हमारा तो एक बड़ा वाजिया सा है और हम यही बात करते आए हैं और अभी भी ये बात करते हैं कि अगर इस मुल्क में हमने सियासत करनी तो इस मुल्क में रहना पड़ेगा।
और केसेस चाहे हम पे झूठे हैं, वक्ती तौर पे एक आजमाइश होती है, हमें इसमें से गुजरना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें रहने की, और बदकिस्मती है बड़ी कि इसमें एक कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे आप बेगुनाह भी क्यों ना हों। और फवाद चौधरी साहब भी अब बैठे हुए, और इनको भी ये पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि नैब के कानून को अगर अमेंड नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा टूल है जो आने वाले वक्त में, बल्कि अभी से इनकी काबीना में बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम बिल्कुल कहीं पे नहीं जाने वाले, बिल्कुल सामना करेंगे, डट के सामना करेंगे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बड़ा दिलचस्प आर्गूमेंट है बैरिस्टर मौलाना साहब की तरफ से कि नैब का कानून जब तक तब्दीली होगी, एक ऐसा टूल है जो किसी भी हुकूमत और किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और इसका इस्तेमाल अभी से पीटीआई की कैबिनेट के खिलाफ शुरू हो गया। बड़े मानाखिज किस्म के ये अल्फाज हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको याद दिलाऊंगा कि इस वक्त इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात और उनकी जो मेन अपोजिशन है PMLN, दोनों के बहुत ही की जो रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं। यानी एक तरफ से फवाद चौधरी साहब जो कि साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मेरे साथ हैं। दूसरी तरफ से बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब जो हैं, जो ना सिर्फ MNA है बल्कि अभी जो पिटिशन 10th NFC अवार्ड के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई है खुर्रम दस्तगीर साहब की, उसमें भी बैरिस्टर मोहसिन रांझा जो हैं वो को पिटिशनर हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वॉइसेस हैं अपनी अपनी पार्टी की। ये मेरे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत दिलचस्प बात की बैरिस्टर मोहसिन रांझा ने, खासी जुमानी वो बात थी। उन्होंने कहा कि नैब के कानून में अगर तब्दीली न की गई तो बहुत जल्दी, बल्कि बहुत जल्दी क्या, ये ऑलरेडी नैब का कानून एक ऐसा टूल है जो PTI की कैबिनेट मेंबर्स के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। मतलब फ्यूचर ही नहीं है, अभी से शुरू हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि खुद PTI के अंदर ये डिज़ायर है कि नैब के कवानीन में तब्दीली की जाए, कुछ तब्दीली की भी है। नैब की परफॉर्मेंस से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं सेटिस्फाइड हैं तो क्या तब्दील करना चाहते हैं? और अगर नहीं है तो फिर नैब के एक्शंस की जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ओन क्यों कर लेती है आपकी पार्टी? नहीं, ओन की बात नहीं है। पहली बात तो यह देखें, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, पहले तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करिए कि इमरान खान के आने से पहले जो राइज है इमरान खान का इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ था, हालात में हुआ था जब पाकिस्तान में करप्शन तो नॉर्म थी। सारे लोग तो ये कहते थे कि चले यार, कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये तो एक आम कंडेमिनेशन ऑन करप्शन पाकिस्तान में खत्म ही हो गया था, कोई इशू ही नहीं था। इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्शन को, तो क्या आपकी नॉर्म चेंज हो गई है? नहीं, मैं आपको पहला पॉइंट, क्या आपकी नॉर्म चेंज हुई है? इमरान खान ने जो इस करप्शन को पाकिस्तान में एज अ पॉलिटिकल टूल, एज एन ईवल जो है वो इसको किया, और इमरान खान की और PTI की वजह से पाकिस्तान में करप्शन जो है वो एक इशू बना, पॉलिटिकल इशू बना। सो जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें इतने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल पकड़े गए, जिसमें PMLN के लोग पकड़े गए, ये इमरान खान की पॉलिटिक्स की वजह से मुमकिन हुआ, वरना तो मुमकिन ही नहीं था। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि क्या नैब जो कारकर्दगी उनकी बिल्कुल खराब है? आंसर इज नो। काफी नैब ने, स्पेशली जब से ये चेयरमैन जावेद इकबाल साहब आए हैं, इन्होंने काफी बड़े बड़े केसेस जो हैं उनको पकड़ा है, मंतकी इंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन क्या नैब की कारकर्दगी आइडियल है? आंसर इज नो। इसलिए कि वो सारे बड़े हाई प्रोफाइल केस जिनको कंक्लूड हो जाना चाहिए था वो कंक्लूड नहीं हुए, और नैब ने क्या किया, अपने आप को स्प्रेड बहुत ज्यादा कर लिया। इतना स्प्रेड कर लिया कि अब उनको संभालना, हम रोजाना देखते हैं कि नया केस आ गया, नया जी वारंट इशू हो गए हैं, नया हमने जुडिशियल रिमांड ले लिया। पिछले किधर गए हैं? आप पिछले केसेस को कंक्लूड करें, उनके एम्फेसिस करें, उसके साथ ठीक है कोई नया आता है उसको भी करते जाए, लेकिन उससे एक नॉन सीरियसनेस का तासुर जो है वो, जो रांझा साहब कह रहे हैं कि ये हवाओं का रुख बदल सकता है, तोपों का रुख आपकी तरफ, जो खुद जो चेयरमैन नैब ने एक दफ़ा कहा था ना, जो बड़ा जुमला बन गया था, बड़ा नारा बन गया था कि तो हवाओं का रुख बदल रहा है। रांझा साहब तो उस तरफ इशारा करते हैं ना कि आपके अब कैबिनेट मेंबर्स की तरफ भी नैब की तोपों के धाने खुल सकते हैं। उसका जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि नैब का ये काम नहीं है कि वो तोपों के रुख बदले या हवाओं के रुख बदले। जहां पे जैसे जुडिशरी का हम समझते हैं कि वो रिस्ट्रेंट
अपने कमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, नैब को भी अपने कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नैब का ये काम नहीं है, लेकिन रांझा साहब तो ये कह रहे हैं कि नैब एक काला किस्म का कानून या एक टूल है जिसे सबके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जल्दी आपके खिलाफ भी, आपकी भी बारी है। देखिए, फ्रैंकली बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक तारीख है और मोहसिन की इस बात से जो है अपना डिफरेंस करना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, ये तो मुश्किल है। ज़ाहिर है वो सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कीमत भी अदा करनी पड़ी है और हमेशा जो है वो चीज़ें होती भी ऐसे ही हैं। लेकिन देखिए, इसमें बहुत बड़ा कसूर हमारे अपने पॉलिटिशियंस का है। फॉर एग्जाम्पल PMLN, ये पहली बात तो ये कि देखिए 5 साल PMLN के गुजरे, PMLN ने इसमें रिफॉर्म नहीं किया। पीपल्स पार्टी के 5 साल हुए, नहीं रिफॉर्म किया। अब भी PMLN, पीपल्स पार्टी और कई हद तक PTI में भी हम सारे जो है इसके ऊपर तनकीद करते हैं। इसको हम कहते हैं कि लॉ ठीक नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, एक ऐसा निजाम भी तो पॉलिटिशियन वजह करे ना कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके और ये भी तय हो कि बड़े आदमी पे केस बनेगा तो वो फिर कॉन्क्लूड होगा। पहली बात तो गलत केस नहीं बनेगा, और अगर सही केस बनेगा तो वो कॉन्क्लूड होगा। इस वक्त 2 मसले बन रहे हैं ना। एक तो ये है कि गलत केस बन रहे हैं, दूसरा ये है कि जहाँ केस सही भी है वहां पे वो केस जो है वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता और लोग जो है वो फिर जाते हैं। लिहाजा दोनों चीजों को, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बड़ा आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया। इससे पहले कि हम NFC की तरफ जाएं, रांझा साहब, ये जो नुक्ता है ना कि खाली मसला ये नहीं है कि केसेस बन जाते हैं सफिशिएंट एविडेंस के बगैर, बल्कि ऐसे केसेस जो बज़ाहिरन बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो भी बाद में कुछ हो नहीं सकता उसका। तो नैब दोनों तरह से ही वीक है। इस पर फिर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए डॉक्टर साहब, जो इल्ज़ाम है एसेट बियॉन्ड मींस का, या आप कह लें लिविंग बियॉन्ड मींस का, ये 2 ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसमें नैब अभी तक नाकाम नज़र आई है। कि आप जब हेर से की बेसिस के ऊपर, सुनी सुनाई खबरों की बेसिस के ऊपर एक गलत मुकदमा जो कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है उसको तैयार किया जाता है, उसको तैयार करने की वजह से उसका असर ये निकलता है कि जो सही मुकदमात भी हैं उनके ऊपर भी जो है सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, और जो झूठा मुकदमा होता है तो उसने तो वैसे ही किसी काम का नहीं होता, उसने तो फिर खारिज ही होना होता है। नैब के साथ ये हुआ है कि नैब को जो सही काम, देखिए नैब ने आज तक अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो पिछले 5 सालों में कितनी सजाएं दी हैं नैब अदालत ने, या 10 सालों में कितनी सजाएं हुई हैं। प्ली बारगेन्स हुई हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई हैं, वॉलंटरी रिटर्न्स हुए हैं, और उसके बाद फिर 1-2 मुकदमों में आप देख लें कि सजा हो गई होगी। और अगर नैब के कानून के बीच में जो असल मसला है कि आईओज जो है उनकी नहीं, लेकिन आप तो बैरिस्टर है ना रांझा साहब, आप तो बैरिस्टर हैं। प्ली बार्गेन जो है, अब अमेरिका में प्ली बार्गेन होती है, जो प्ली बार्गेन है पैसा वापस होना, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है प्ली बार्गेनिंग? देखें, प्ली बारगेन अगर मैं एक आपको सिर्फ बात, आपने बीच में इंटरप्ट की, एक सवाल नहीं किया, मैं एक बात आपको मिसाल दे रहा था कि नैब की कारकर्दगी का आप अंदाज़ा लगा लें तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, वो PTA वाला जो केस था जिसके बीच में वो लाइसेंस की नेचर ही नहीं आईओ समझ सके, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ही नहीं समझ सके, लाइसेंस किस तरह अवॉर्ड किया जाता है वही नहीं वो समझ सके, और उसी का एक केस बना के उन्होंने 2 साल 3 साल सरकार का खजाना भी ज़ाया किया, पैसा भी ज़ाया किया, और फिर उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स आए उनकी कारकर्दगी के बारे में, यही रिमार्क्स नैब के तकरीबन हर केस के बीच में। अब मैं दोबारा दूसरी तरफ आता हूँ, जो आपने सवाल उठाया, प्ली बारगेन ठीक है, जहाँ पे आपके पास सबूत नहीं होते लेकिन एक बंदा जो है वो फंसा हुआ है और आपने उसकी बाजू मरोड़ी हुई है सही तरीके से, और उसको अब पता है कि या तो मैं 10 साल जेल में रह लूँ, और या मैंने इतने पैसे अगर बनाए हैं तो मैं कुछ दे के अपनी जान छुड़ा लूं। ये भी गलत बात है। मैं तो वैसे समझता हूं कि प्ली बारगेन के 2 होते हैं। बाज़ दफा बेगुनाह लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए भी पैसे दे देते हैं। देखें, एक तो यह है कि अगर एक सियासतदान करप्शन करता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और वो चीज़ें सब सामने आ जाती हैं, तो फिर आप उसको आप फिर 5 साल की मुद्दत क्यों है कि 5 साल बाद आप दोबारा से वापस आ जाएं, आप 10 साल बाद दोबारा से वापस आ जाएं? मैं तो समझता हूं उसको वापसी की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। और इसी तरह एक अफसर है, अभी जिस तरह अभी उन्होंने एक नया कानून पास किया है कि
5 साल के बाद अगर कोई ये जो अभी इन्होंने कंपनीज का एक नया लॉ लेकर आए, कंपनीज ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट्स किए अभी इन्होंने हुकूमत ने, उसके बीच में जिन्होंने 5 साल पहले जिनके ऊपर कोई करप्शन का केस बना और उन्होंने प्ली बारगेन की, अब वो दोबारा से बेनिफिट और कंपनीज बना सकेंगे जो कि रियल एस्टेट का कारोबार करेंगी पाकिस्तान में। ये क्या फजूल चीज है? ये हुकूमत फिर उन्हीं लोगों को दोबारा से बीच में लेकर आना शुरू कर रही है जिन्होंने पहले वारदातें इस तरह की डाली हैं और इस तरह की करप्शन के मामलात किए, आप दोबारा से उनको ला रहे हैं। ठीक, ये प्ली ये तो आप बड़ी आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी से आप क्या चाहेंगे एज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पीटीआई कि आप जब कहते हैं कि नैब के कानून में तब्दीली होनी चाहिए, किस चीज पे आप चाहेंगे, एक या दो नुक्तों पे कि फवाद चौधरी आपसे एग्री कर लें? प्रपोजल क्या आपका? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि करप्शन की बिल्कुल होनी चाहिए और कोई पाकिस्तान का पैसा जिसने भी खाया हो उसका करप्शन होनी चाहिए या करप्शन का एहतसाब होना चाहिए? कहता हूं कि एक क्लैरिटी है, ठीक, लेकिन एहतसाब और ये जो प्रोसेस है इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि इसको मिसयूज को रोकने के लिए तरीकाकार ये है कि आप जब भी सबूत लेके आए, चेयरमैन नैब जो है उनके ऊपर हमेशा इल्जामात लग जाते हैं कि वहाँ पे प्रेशर चलता है, वहाँ पे हुकूमत जो है अपना जोर डाल के अपने मर्जी के फैसले करवा लेती है और फिर रेफरेंसेस बनाए जाते हैं। उस चीज़ से आज़ाद कर दें आप चेयरमैन नैब को। आप वो इख्तियार एक हाई कोर्ट के जज को दे दें या 2 जजेस को दे दें कि जब भी नैब किसी बंदे को गिरफ्तार करना चाहती है तो गिरफ्तारी से पहले उस सारे जो गिरफ्तारी की वजूहात हैं वो लेके अदालत में आए रखे कि जी ये वजूहात हैं, ये बंदा रिकॉर्ड के साथ टेम्पर कर सकता है, ये बंदा पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा, और अगर वो बंदा अपनी जमानत और श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने के लिए तैयार हो तो आप उसको बेजा गिरफ्तार ना करें। जब देखिए आप बेजा नैब गिरफ्तार नहीं करेगी तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। और रिमांड जो है, अगर आपका केस मुकम्मल एक तो ये प्रपोजल अब देखिए ना, एक प्रपोजल ये है 90 डेज जो है, अगर आईओ ने सही तरीके से अपना काम किया। मैं नैब के कई आईओस के साथ हमने एक केस भी किया था, बहुत फेमस केस था, मैं उस वक्त वकालत करता था, मैं बैंक ऑफ पंजाब का वकील था। नैब के लड़कों ने बड़ा अच्छा काम किया था हमारे साथ मिलके और उन्होंने बड़ा अच्छा केस को 5-6 अरब रुपए की हमने रिकवरी भी की थी। तो या तो आप उस तरह से केस कर लें, और अगर आपका केस नहीं बनता तो फिर मेरे ख्याल से 90 दिन की तफ्तीश। नहीं, सजेशन क्या है? दूसरी सजेशन क्या है फवाद के लिए? क्या सजेशन है आपकी? एक तो आ गई, दूसरी सजेशन ये है कि 90 दिन का रिमांड जो है, 90 दिन का रिमांड जो है वो नहीं होना चाहिए, 14 दिन का रिमांड होना चाहिए। चेयरमैन नैब से पावर ऑफ अरेस्ट लेके एक जुडिशियल फोरम फवाद चौधरी साहब, वहां पे फवाद चौधरी साहब, नैब के कानून में इस तरह की तब्दीली होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि नैब के हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान के सामने नैब जाके अपनी एविडेंस रखे, कानून इस किस्म का होना चाहिए। अगर वो कन्विंस हों कि यहाँ पे इसकी गिरफ्तारी बनती है, फिर ये श्योरिटी बॉन्ड दे वगैरह। एक तो ये कानून में तब्दीली होनी चाहिए, दूसरा ये है कि 90 दिन तक डिटेंशन नहीं होनी चाहिए, 14 दिन तक होनी चाहिए। आपका क्या इस पे है जवाब? देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये डिटेल्स की बातें हैं। जो पहली बात तो ये है कि ये तो हो नहीं सकता ना, अगर जज जो है वो गिरफ्तारी का ऑर्डर देगा तो उसके बाद फिर बेल कैसे देगा? तो ये तो आप जज को जुडिशियल के बजाय आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो दे रहे हैं। ये गलत बहस है, इसमें मैं अभी जो है डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहता। पहली बात तो ये है, देखिए आज से 3 महीने पहले पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी। उस कमेटी में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI ये फैसला किया गया कि नैब के कानून में आप अमेंडमेंट्स के लिए ड्राफ्ट डिस्कस करें। अब उसमें पहले पीपल्स पार्टी ने सेनेट से एक अमेंडमेंट पास कराई, उन्होंने कहा कि उसकी बेस के ऊपर बना लेते हैं। फिर दूसरा जो PTI ने एक ऑर्डिनेंस दिया था वो बेस बना लेते हैं। PMLN ने कहा कि नहीं, हमें ये दोनों नहीं मंजूर, हम अपना एक जो है वो बना के देंगे। उसके बाद मैंने, बल्कि मौसम को भी याद होगा कि मैंने मौसम को ये कहा कि इस वक्त मौका है, आप अमेंडमेंट्स कर लें और एक ऐसा लॉ लेके आते हैं जिसमें के सेफगार्ड्स भी हों। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कि ये कहते हैं कि केसेस गलत बनते हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी जो है वो पूरे मुकम्मल नहीं होते, कॉन्क्लूड नहीं होते। सो ये दोनों चीजों को हमने केटर करना है। सो उसके ऊपर अभी तक PMLN का ड्राफ्ट जो है वो ना पीपल्स पार्टी को मिला ना हमें मिला। अब अगर वो PMLN अपना ड्राफ्ट बना ले और वो उसको बेशक पब्लिक कर दे और उसके ऊपर डिबेट हो जाए तो फिर भी एक आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखें, इसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का एक मुश्तरका और मुत्तफिका ड्राफ्ट जो है वो बनना चाहिए और डेफिनेटली एक ऐसा एहतसाब का निजाम होना चाहिए और एजेंसी होनी चाहिए
जिसके ऊपर आप इल्जाम ना लगा सके, और फिर ये भी इल्जाम ना हो सके कि केस गलत, केस जो बने वो कॉन्क्लूड ना हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव की सजेशन है, और लगता यही है कि किसी न किसी स्टेज पे जाके तहरीक इंसाफ में और PMLN में और PPP के दरमियान एक इत्तफाक हो सकता है कि करप्शन के खिलाफ एहतसाब भी हो और एजेंसी स्ट्रेंथन भी हो, लेकिन बेजा जो है वहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। थोड़ा सा मैं इससे आगे निकलना चाहता हूँ। बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब, आप को पिटिशनर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ 10th NSC अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, लेकिन जो मैंने उसकी तफसीलात देखी हैं वहाँ आपने, और आप बैरिस्टर भी हैं, वकील भी हैं, एक टेक्निकल नुक्ता उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइज़र है यानी हफीज़ शेख, वो NSC अवार्ड को कमेटी को हेड नहीं कर सकता, वो उसका मेंबर नहीं हो सकता। ये तो एक टेक्निकल नुक्ता है। क्या आप NSC का जो 10th कमीशन है, 10th NSC अवार्ड कमीशन है, कमीशन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को और इस चीज़ को कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां सेंटर को मिल रहे हैं 42% और प्रोविंसेस को मिल रहे हैं 58%, उस पर आप मुत्तफिक है आपकी जमात की भाई ये रीडिस्ट्रीब्यूशन पे गौर होना चाहिए? जी मैं डॉक्टर साहब उसमें एक मैं क्लैरिटी कर दूं कि मैं वकील हूं खुर्रम दस्तगीर साहब का, मैं उसमें को पिटिशनर नहीं हूं। हमारे वकला की टीम है जिसमें मैं भी हूं। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जहां तक हमने ये नुक्ता उठाया है, डॉक्टर हफीज शेख के ऊपर एतराज किया है। देखिए, डॉक्टर हफीज शेख एक नॉन इलेक्टेड बंदे हैं। पाकिस्तान के आइन के बीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में से होगा, मजलिस शूरा में से होगा, ये आइन में लिखा हुआ है। उसकी रीजन, उसकी वजह यह है कि वो इलेक्टेड बंदा होगा, वो स्टैट्यूटरी बंदा है। फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये एक स्टैट्यूटरी इनकी हैसियत है, क्योंकि ये इलेक्ट होके आए, ये अवाम से वोट लेके फिर ऐवान में, और वहां से फिर ये अगर वजीर बनते हैं तो ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। अब लेकिन रांझा साहब, इससे फर्क क्या पड़ेगा जबकि गुज़िश्ता 1 बरस हो गया है हफीज शेख पाकिस्तान के डिफेक्टो, नहीं, लेकिन हफीज शेख साहब जो हैं वो तो गुज़िश्ता 1 बरस से पाकिस्तान के डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। वो अपना गवर्नर स्टेट बैंक भी लेकर आए हुए हैं, सारी पॉलिसी तो वही चला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इस पर्टिकुलर पोजीशन में हफीज शेख को नहीं होना चाहिए। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? नुक्ता तो ठीक है आपका, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? सर देखिए, वो जब हुकूमत जाएगी तो वो अपना बैग उठाएंगे और वो चले जाएंगे पाकिस्तान से बाहर, और हम ढूंढते फिरेंगे फवाद चौधरी, तो फिर भी हमें जेल में मिल जाएगा सवाल जवाब के लिए। और हफीज शेख साहब को कौन ढूंढेगा? पाकिस्तान में मोइन कुरैशी साहब भी एक आए थे, बाहर से इंपोर्ट हमने किए थे, पता है वो आज कहां पर हैं। शौकत अजीज साहब भी हमने एक इंपोर्ट किए थे, आजकल हम ढूंढ सकते हैं वो कहां पर हैं। तो इसी तरह आपने हफीज शेख साहब भी इंपोर्ट किए हैं, और इनकी तो सारी की सारी काबीना, मैं तो कहता हूं कि इतने लायक लोग हैं इनके पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनमें से कोई वजीर बनाए। फवाद चौधरी साहब के लिए बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक छोटी सी मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर वही तौर पे वापस आता हूं मैं, और फवाद चौधरी साहब का जवाब लेते हैं इसके ऊपर आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, ये खासा दिलचस्प नुक्ता उठा दिया है बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब ने। वो कहते हैं कि शौकत अजीज साहब भी यहाँ पे होते थे, स्याह और सफ़ेद के मालिक। वो फिर अपने सूटकेस में उन्होंने चीज़ें डाली, टाइयाँ और बैग, यहाँ से वो चले गए, अब कोई मालूम भी नहीं है कि वो किधर है। तो यही चीज़ हफीज शेख साहब ने करनी है। देखिए, बात यह है कि असूली तौर के ऊपर तो वाक़ईतन इलेक्टेड बंदा जो है उसको ही हेड करना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में एक रहा है हमेशा, जो फाइनेंस में पहले आपको याद है पीपल्स पार्टी के दौर में एक BA जाफरी साहब जो है वो फाइनेंस को जो है लीड करते थे। फिर काफ़ी देर इसहाक डार साहब जो थे, जब वो सेनेटर नहीं थे तो वो भी जो है वो लीड करते रहे। फिर यहाँ पे जो मिफ्ता इस्माइल जो है वो भी इलेक्टेड नहीं थे, फिर उनको जब तक वो लीड करते रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो एक पाकिस्तान में है, और ये समझा जाता है कि एक्सपर्ट जो है वो करते हैं। मेरी अपनी वैसे प्रायोरिटी या नज़र में पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा इसलिए बेहतर होते हैं कि वो ग्रास रूट्स के साथ लगे होते हैं। ये लोग जो बाहर से ज़्यादातर आते हैं, ये बेसिकली फाइल से ज़्यादा इनका कंसर्न होता है, ये जो है वो जमा करने और खर्च करने पे ज़्यादा होते हैं, आम आदमी से इतने जुड़े नहीं होते। फिर शेख साहब कल बताइए, ज़रूर मैं कहूँगा कि वो एक ऐसी फैमिली से उनका ताल्लुक है जो बड़ी ग्रास रूट्स की फैमिली है। पाकिस्तान बनाने में उनके बुजुर्गों का बड़ा रोल रहा, सिंध की पॉलिटिक्स में वो बड़े इंपॉर्टेंट ख़ानदान से, खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। तो वो उस तरह का टेक्नोक्रेट तो नहीं है जिस तरह के हैं, लेकिन ये चूँकि टेक्निकल नुकता है तो फ्रेंकली मैंने इसको बहुत गौर से देखा नहीं है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी आपने बात की। अच्छा, इसमें ठीक है। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ रहे, मैं एक और नुकता मेरे ज़हन में,
बैरिस्टर मोहसिन राना साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में वी ए जाफरी साहब रहे हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की भी शायद गालिबन इलेक्टेड पोजीशन नहीं थी। अब वी ए जाफरी हों, मिफ्ता इस्माइल हों, शौकत अजीज़ हों या हफीज़ डॉक्टर हफीज़ शेख हों, जो फैसले वो कर रहे हैं एज ए नॉमिनी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वो फैसले तो अपनी जगह पे। इंसान की ज़िंदगी तो फ़नी है, इंसान सिर्फ दौड़ नहीं जाते, वो तो ज़िंदगी से भी चला जाता है। इंसान की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ये जो आर्गूमेंट है, इसमें सब्सटेंस क्या है? अगर आज हफीज शेख हैं, कल को कोई और होगा। हफीज शेख फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे आपको खतरा क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब्सटेंटिवली कोई साबित नहीं। आप तो वकील हैं, समझ पाएंगे। यानी टेक्निकल इशू तो आपने निकाल लिया है कि भाई ये खिलाफवर्जी हो गई है आइन की, लेकिन सब्सटेंस क्या है इसमें? नहीं सर, देखें, पाकिस्तान का जो आइन है उसके पीछे जो आइन साज थे उन्होंने एक चीज़ सोची हुई थी। हमारी काबीना में लोग मुंतखब होके क्यों लिए जाते थे? हम तो आगे से हमने मजाक बना लिया ना। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी उसमें डालूंगा। मैं भी ये कहूँगा कि हमें भी ये ज़्यादा ये स्पेशल असिस्टेंट्स की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद उसकी फेवर में नहीं। देखें, जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। आपके SAPMs जो होते हैं वो अकाउंटेबल उस तरह से नहीं होते। मैंने बासियत फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मैं ईवान में बैठा हूं, मैंने हल्फ लिया हुआ है। मुझे बताएं कि हफीज शेख साहब ने कोई हल्फ लिया हुआ है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी करेंगे, पाकिस्तान के साथ वफादारी करेंगे? अगर हल्फ लिया हुआ है तो मुझे बता दें। मैंने तो हल्फ लिया हुआ है, फवाद चौधरी ने भी हल्फ लिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब की कोई जिम्मेदारी सिरे से है ही नहीं है? ही इज अ टोटली सर, उनकी तो इस पूरे आर्किटेक्चर में, ढांचे में हफीज शेख के बाकी जो SAPM है, इनकी जिम्मेदारी नहीं कोई है। उनका रोल वो आप नहीं है, उनकी कोई हैसियत। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के मजलिस शूरा में से होना चाहिए, और वो इसीलिए मजलिस, क्योंकि उसने हल्फ लिया है पाकिस्तान से वफादारी का। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि बदकिस्मती है, हम जब से पाकिस्तान बना है हमने ऐसे ऐसे लोगों को ला के ऐसे ऐसे ओहदों पे बिठाया है और उनसे वो काम लिए कि आज हमें उनका नामो निशान नहीं नजर आता, लेकिन हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे भुगतना पड़ रहा है, फवाद को भुगतना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ रहा है, और इस कौम को भुगतना पड़ रहा है। हम कब तक ये मजाक करेंगे? अच्छा, हमें पाकिस्तान मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना चाह रहा हूं, बिकॉज़ मैं टोटली मुझे समझ नहीं आ रहा। सोची थी फवाद चौधरी साहब, ये आप भी वकील हैं, बैरिस्टर साहब भी वकील हैं, और सुनने वाले इस वक्त हज़ारों लोग कम अज़ कम ये चीज़ सुन रहे हैं। यानी अगर एक आदमी इलेक्टेड नहीं है लेकिन वो नॉमिनेट हो गया, SAPM या एडवाइज़र है, तो वो फिर कोई ऐसी चीज़ कर देगा जो इलेक्टेड बंदा नहीं कर सकता, उसके ऊपर खौफ नहीं होगा, गिरफ्त नहीं होगी कानून की। ये है हमारा आर्गुमेंट यहाँ। उसने हल्फ ही नहीं लिया हुआ, उसने हल्फ ही नहीं लिया हुआ। पाकिस्तान का वजीर का एक हल्फ होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का लफ्ज है, एडवाइजर का तो लफ्ज नहीं आया। देखिए, बात यह है कि ये जो स्कीम है उसमें मुख्तलिफ जो ऑफिसेज हैं उनको उनकी मुख्तलिफ कॉनोटेशंस हैं और उसके मुख्तलिफ सिग्निफिकेंस है। और जाहिर है कि चूंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं, तो जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका रोल जो है वो सुपीरियर है बनिस्बत नॉन इलेक्टेड जो लोग इंडक्ट किए जाएंगे। और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको बेसिकली देखिए ना, हुकूमत में ये होता है कि आप एक एक्सपर्ट्स जो है उनकी राय होना फैसला साजी में बहुत अच्छी है और उसको होना चाहिए, लेकिन फैसला जो करना है वो फिर इलेक्टेड लोगों ने करना है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक आई वुड से कि एक किया गया है डिफरेंशिएट कि फैसला साजी में आप नॉन इलेक्टेड लोगों को शामिल करें बट फैसला करने में शामिल ना करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का जो एक जो हमारी है पार्लियामेंट्री फॉर्म की वो ये है। लेकिन ये अब देखना कि जो एडवाइजर है, 5 एडवाइजर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है एडवाइजर की वो इक्वल है इलेक्टेड फेडरल मिनिस्टर के या नहीं है। ये तो अब जाहिर मामला कोर्ट में है और मोहसिन ने उसको रेज किया, देखते हैं वहां से क्या इस पे आते हैं। अच्छा,
अब ये नाजरीन ये मानना पड़ेगा कि कुछ इस प्रोग्राम हमारा इस किस्म का अजीब व गरीब है कि जिसमें पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान भी चीज़ों पे इत्तफाक होता नजर आ रहा है। ये एक मौजज़ा है, ये एक मिरेकल है अगर आप दोनों को सुन सकें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसएग्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा, इसे कहते हैं पाकिस्तानी सियासत का मौजज़ा हो रहा है। शायद इसमें इस प्रोग्राम की भी कोई थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन राजा साहब, अगर ये आपका नुक्ता मान लिया जाए और हफीज शेख साहब के बजाय कोई और हो जाए, तो फिर बाकी आपको एनएफसी अवार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है कि वफाक को 42% मिल रहे हैं, सूबों को 58% मिल रहे हैं, उस पे आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? देखिए, उस पे हमें तो उस पे एक है कि जो पाकिस्तान के आइन में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी सूबा जो पिछले साल या पिछली दफ़ा उसको जो शेयर मिला है उससे उसका शेयर कम नहीं किया जा सकता। अब इस अवार्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारी पार्टी रैशनल में बिलीव करती, हमारी पार्टी इरैशनल बात नहीं करेगी। हमारी पार्टी ये ज़रूर देखेगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वफाक की मदद होनी चाहिए वहाँ पे और रीज़नेबल चीज़ है तो वहाँ पे वफाक की मदद, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान के की फेवर में उन्होंने पंजाब का शेयर कुछ हद तक फोरगो किया था। तो देखें, उस तरह की चीजें की जा सकती हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट राजा साहब, लेकिन वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी के ऊपर हम इख्तिताम करते हैं कि पीएमएलएन देखेगी, रैशनली मंतकी तौर पे देखेगी कि वफाक की मदद कैसे की जा सकती है, सोल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है दोनों का। बैरिस्टर राना साहब का, फवाद चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फैसला आपका इस डिस्कशन पे, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।